बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। और आज फिर से आईपीएल की स्पेशल खुराक के साथ अपन हाजिर हैं। मैं हूं कुमार केशव और मेरे साथ मोहम्मद इकबाल। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। ये स्वागत है का जो फंडा है किसी दिन आपको विस्तार से बताएंगे कि ये स्वागत में इतना बड़ा झटका क्यों आता है केशव जी? जब उम्र हो जाती है तो झटका जो है बढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल। तो झटका तो कल वैसे हैदराबाद को लगा, यस, जिसकी अपेक्षा हम कर रहे थे। हाँ, है ना, हमारे मैच प्रेडिक्शन में तो ये था। भाई देखिए, हम लीग से हटकर चलते हैं। बल्ला बोल इसलिए तो खास है कि भाई अपन जो प्रेडिक्शन करते हैं ना, अपन जो बात करते हैं, ठीक है, लोग माने ना माने उस वक्त फौरी तौर पर, लेकिन आफ्टर द मैच, आफ्टर द रिजल्ट, आप ये तो कहेंगे कि यार ये ओजी अगर क्रिकेट पॉडकास्ट है तो ये ओजी यूं ही नहीं है। बिल्कुल। और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना प्रेडिक्शन के मामले में, यस, चूँकि पहले हम ऑडियो में करते रहते हैं सारे पॉडकास्ट, चाहे वो बल्ला बोल हो या फिर आईपीएल की टेंटें, एक स्पेशल हमारा आता था सीजनल आईपीएल को समेटता हुआ। तो उसमें आप अगर पुराने जाकर के देखोगे, उसमें भी 10 में से 8 या 9 दफ़ा तो हमारे प्रेडिक्शंस सही साबित होते थे। ब्रैग नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं बस। ठीक है, तो अनुमान के मुताबिक ही रहा, है ना? हाँ, हमारे अनुमान के मुताबिक ही रहा। और अब देखिए, वही हम लॉ ऑफ एवरेजेस की बात कर रहे थे, वो लग गए। लॉ ऑफ एवरेजेस, इसमें लॉ ऑफ एक एक्स्ट्रा आ गया है, लॉ ऑफ एवरेजेस लग गए हैदराबाद के। और जीत की लॉ जल गई है अब लखनऊ की। हाँ। एक अंग्रेजी वाला लॉ है, एक हिंदी वाला। सही। सही बात है। तो जिस तरह से लोग आए बाएं शाएं कर रहे थे कि यार अब की बार पहली बार 300 पार, भाई साहब हर रोज ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, हैदराबाद ने बड़ी अच्छी ग्रेट टीम बनाई है, T20 के लिए एकदम विस्फोटक टीम है, इसमें कोई शक नहीं। बट ऐसा कहना कि एक बार आपने 280 बना दिया, अगली बार 300 पार कर देंगे, ऐसा नहीं होता। और वही हुआ। हैदराबाद का जो वेल फेम्ड टॉप ऑर्डर है, या जो उनके मारक क्षमता वाले बल्लेबाज हैं, 4, वो चारों में से 3 तो एटलीस्ट नहीं चले, एक जरूर ट्रेविस हेड ने थोड़ा सा रन किया। बट अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपने कल बताया था, हमारे एक व्यूअर ने व्हाट्सएप पे मुझे बताया, हमारा जो ग्रुप है बल्ला बोल का, उसमें उन्होंने बताया कि इकबाल भाई ने सही कहा था कि अभिषेक शर्मा शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट फंस जाते हैं और फंसे। बिल्कुल भाई, थोड़ा होमवर्क करके अपन भी आते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह आकर के बैठ गए और कुछ भी बोल के निकल गए, तो आप ही जो है वो हमें क्रिटिसाइज करेंगे कि यार काम धाम है नहीं, आकर के बैठ जाते हैं, है ना। तो यस, वो एक कमज़ोरी रही है उनकी, और वो कमज़ोरी सामने आई भी। बट शार्दुल ठाकुर यार, क्या ड्रीम रन है उनका इस वक्त। बिल्कुल। और कहता ना कि जिंदगी में गिरावट हो तो कितनी भी हो जाए, लेकिन राइज हो तो शार्दुल ठाकुर की तरह। बिल्कुल। और पर्पल कैप उनके मस्तक पर सुशोभित हो चुका है। बिल्कुल भाई, सेकंड मैच में ही प्लेयर ऑफ द मैच। सोचिए, 1 2 3, कोई खरीदार नहीं, है ना, एकदम गर्त में, लेकिन राइज देखिए। बिल्कुल, क्या जबरदस्त। और आईपीएल में ऐसे ही कमबैक्स की कहानी आपको हर सीजन में देखने को मिलेगी। इतना एंटरटेनिंग लीग इसीलिए है। और ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपन चलेंगे निखिल सर के पास। मैच रिपोर्ट लेकर के वो तैयार हैं, है ना। मैच के ठीक बाद वो रिकॉर्ड कर देते हैं हमारे लिए, और उसके बाद अपन थोड़ा सा इस मैच के एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, आने वाले मुकाबलों की बात करेंगे, आज जो मुकाबला होना है। और आज आपके लिए हम ड्रीम टीम यानी कि फैंटेसी टीम भी बताएंगे। फैंटेसी प्रेडिक्शन भी आपको मिलेगी कि अगर आप खेलते हैं या आप टीम बनाते हैं, किसी भी फैंटेसी ऐप पे खेलते हैं, तो आज हम बल्ला बोल में आपको आज के बाद हर रोज जो है वो फैंटेसी टीम भी बताएंगे। बिल्कुल। हालांकि मंडे टू फ्राइडे ही आता है ये शो, तो निश्चित तौर पर उसी दरमियान आपको ये अपन टीम बनाएंगे। लेकिन शुरू कैसे करें, मतलब निखिल सर के रिपोर्ट से? बिल्कुल, निखिल सर के पास चलते हैं। चलिए। क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं का खेल है, ये अक्सर कहा जाता है, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण शायद आज हमें देखने को मिला, जो मुकाबला हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे? वो इसलिए क्योंकि देखिए,
इस मैच से पहले ये बात नहीं हो रही थी कि लखनऊ को क्या करना होगा सनराइजर्स को हराने के लिए, या सनराइजर्स को क्या करना होगा कि लखनऊ उनका पार ना पा सके। ये सब चीज़ों की चर्चा नहीं हो रही थी जो अक्सर मैच से पहले होती है। चर्चा क्या हो रही थी कि ये तो मान ही लिया गया था कि सनराइजर्स जो हैं वो ये मुकाबला जीतेंगे। बात यहाँ तक थी कि रन वो कितने बनाएंगे, क्योंकि पिछले सीज़न दोनों टीमों ने मैच खेला था। उस मौके पर जो सनराइजर्स हैदराबाद हैं उन्होंने करीब 9.4 ओवर में ही लक्ष्य का पीछा कर लिया था। तो इस बार चर्चा ये थी कि क्या 300 पार होगा, पहली बार आईपीएल में हमें 300 रन देखने को मिलेंगे, क्या रिकॉर्ड टोटल देखने को मिलेगा, क्योंकि लखनऊ की गेंदबाजी है कमज़ोर और सनराइजर्स की बल्लेबाजी है सबसे ज़्यादा मजबूत। ये थी चर्चा। अंत में क्या हुआ, रिकॉर्ड तो आप छोड़िए, मुकाबला ही पूरी तरह से पलट गया। लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबला जीतने में कामयाब रही। कैसे आई ये जीत? शुरुआत करते हैं हम सनराइजर्स की बल्लेबाजी के साथ। भाई कहते हैं कि सबसे मजबूत बल्लेबाजी है, गलत भी नहीं कहते, लेकिन आज उनसे बने सिर्फ 190 रन। 190 रन आम T20 में फिर भी ठीक ठाक रन नज़र आते हैं, पर यहाँ हैदराबाद की पिच है भाई साहब, यहाँ 250-60 आम बात है। यहाँ पे आप 190 बनाएंगे तो शायद आप जीत नहीं पाएंगे। 190 आपने बनाए। इसमें सनराइजर्स हैदराबाद की जो बल्लेबाजों की अग्रेसिव अप्रोच है आज नहीं चली, लेकिन दाद आपको देनी पड़ेगी गेंदबाजों की, लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजों की। 2 गेंदबाजों की मैं यहाँ पर बात करूँगा। शुरुआत करते हैं लॉर्ड शार्दुल ठाकुर के साथ। वही गेंदबाज हैं जो ऑक्शन में किसी ने भी उनके लिए बोली तक नहीं लगाई। ऑक्शन एक बार हुआ, सेकंड टाइम हुआ, थर्ड टाइम हुआ, किसी ने बोली नहीं लगाई। छोटे से छोटा गेंदबाज, इनएक्सपीरियंस से इनएक्सपीरियंस गेंदबाज, वो गेंदबाज जो लगातार हर सीजन फ्लॉप होता जा रहा है, सब बिक गए। शार्दुल ठाकुर के लिए किसी ने बोली नहीं लगाई। आखिर में आए लखनऊ सुपर जायंट्स में एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट, और देखिए अपने दूसरे मैच में ही उनको मैन ऑफ द मैच मिल गया। 4 विकेट आज उन्होंने चटकाई हैं। शानदार गेंदबाजी करी, दिखा दिया कि मैन विद अ गोल्डन आर्म उन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनमें वो अनुभव है विकेटें निकालने का। किसी दिन एक्सपेंसिव जरूर होंगे, लेकिन विकेटें निकालने का उनको अनुभव है। आज उन्होंने अपना वो अनुभव दिखाया। दूसरे गेंदबाज प्रिंस यादव हैं, दिल्ली के युवा गेंदबाज हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज गेंदबाजी की, उन्होंने दिखा दिया कि उनमें शायद अनुभव की कमी हो शार्दुल के मुकाबले, लेकिन स्किल में कोई कमी नहीं है। उन्होंने तेज़ गेंद डाली, धीमी गेंद का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, शॉर्ट पिच गेंद भी डाली, बाउंसर भी अच्छे से डाली, हर चीज़ दिखाई। ये दिखाया कि तरकश में हर किस्म का तीर उनके पास है। जो एक जिगरा चाहिए होता है इस टॉप लेवल में परफॉर्म करने के लिए, अपने पहले ही आईपीएल सीजन में दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि भाई जो लखनऊ सुपर जायंट्स की स्काउटिंग टीम है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। स्काउटिंग टीम के साथ साथ उनके मेंटोर ज़हीर खान की भी दाद देनी होगी। भाई इस तरह के गेंदबाज होगा तो कहीं ना कहीं उनकी छाप नज़र आ रही थी, वो एक्सपीरियंस नज़र आ रहा था, वो गेम प्लान्स नज़र आ रहे थे, वो ज़ाहिर तौर पर ज़हीर खान ने बनाए होंगे और उन गेम प्लान के मुताबिक उन्होंने गेंदबाजी की, तभी सनराइजर्स को 190 पर रोक पाए। अब 190 का टोटल बिलो पार तो था, पर अगर निकोलस पूरन मूड में हो तो ये अगर अबव पार टोटल भी होता तो आज आप रोक नहीं पाते लखनऊ को, वो इस लक्ष्य का पीछा कर जाते। 70 रन निकोलस पूरन ने लगाए, स्ट्राइक रेट था 270 का। फिर से बता देता हूँ, 270 का उनका स्ट्राइक रेट था। उन्होंने नींव रख दी, कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म दे दिया, लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबला जीत गई। सारे गेंदबाजों की पिटाई हुई। हालांकि इसमें आप 1-2 जगह उंगली उठा सकते हैं पैट कमिंस पे कि भाई कुछ चीज़ तो अलग कर सकते थे। ठीक है, टोटल बड़ा नहीं था, आप जल्दी आ जाते गेंदबाजी करने। 6ठे ओवर पर आ रहे हैं, तब तक तो जो महफिल है वो लूट चुके थे निकोलस पूरन। आप पहले आते, हर्षल पटेल को शायद जल्दी ले आते, आप अपने गेंदबाजों को डेथ ओवर के लिए बचाते रहे। डेथ ओवर से पहले ही डेथ हो चुकी थी टीम की, कुछ वैसा ही हुआ। कुछ ऑब्जेक्शनेबल कॉल कप्तान पैट कमिंस ने भी लिए। अंत में नतीजा ये हुआ है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की जो टीम है वो दूसरे पायदान पर चली गई है, जिसको सब कह रहे थे बॉटम में जाएंगे, और सनराइजर्स की टीम बॉटम हाफ ऑफ द टेबल में आ गई है। मुकाबले को समअप मैं इस बात को बयां करके ख़त्म करूंगा, वो ये कि यही दोनों टीमों का मैच पिछले सीज़न हुआ था। उसकी जो छवि जहन में रह गई हमारी वो ये थी कि जो टीम के ओनर थे मिस्टर गोयंका, वो फटकार लगा रहे थे, डांट लगा रहे थे केएल राहुल को, जो उस वक्त टीम के कप्तान थे। आज की तस्वीरें क्या थी, वही ओनर है, वही 2 टीमें हैं। कप्तान बदल गया, ऋषभ पंत और मिस्टर गोयंका गले लग रहे थे। मूड जो है 360 डिग्री बदल गया है। लेकिन आप सनराइजर्स के फैन हैं तो उदास मत होइएगा, मुझे नहीं लगता इस तरह का फेलियर उनकी बैटिंग का लगातार होगा। वो ज़बरदस्त बैटिंग ऑर्डर है, मोर ऑफन देन नॉट
इस टूर्नामेंट में वो रन ज़रूर लगाएंगे। अब उनके गेंदबाजों पे होगा कि अच्छे खासे रन जब लग जाए तो भी वो मैच जिताने में अपनी टीम को कामयाब हों। तो ये थी मैच रिपोर्ट सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। तो निखिल सर ने बताया है निकलस पूरन के बारे में। भाई वो दैत्य रूप उनका देखने को मिला, और ये खिलाड़ी ना मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मुहावरा है, कहावत है ना कि मछली जो है वो पानी के लिए बनी होती है। पानी में देखिए उसका नेचुरल जो अटखेलियाँ जिस तरीके से करती है, और निकलस पूरन T20 के लिए वैसे ही हैं। T20 अगर समुद्र है तो उसकी मछली जो है वो निकलस पूरन है। दुनिया की किसी भी लीग में आप चले जाएं, ये बल्लेबाज इसी अंदाज से इतना ही अच्छा खेलता आपको दिखेगा। बिल्कुल। और अगर कल लखनऊ की टीम जीती है तो उसमें बहुत बड़ा सेहरा जो है आपको निकोलस पूरन के सर जाता है। बहुत बहुत मतलब बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेली उन्होंने, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स लगभग खेली। 300 का स्ट्राइक रेट, 70 रन बनाए जिसमें 60 रन सिर्फ चौके छक्के से उन्होंने मारे। से हैं। तो बाउंड्री हिटर हैं, बहुत जबरदस्त लंबे लंबे छक्के मारते हैं। गजब। और जिस तरीके की पिच थी, आई थिंक पिच जो है सेकंड हाफ में थोड़ा बेटर भी हो गई थी बैटिंग के लिए केशव, क्योंकि पता है होता क्या है कि मतलब निकलस पूरन इस हिसाब से इस डिस्डेन के साथ मारते हैं ना, पता ही नहीं चलता। ये बात तो है नहीं। बट फर्स्ट हाफ में अगर आपने पिच को देखा हो तो थोड़ा सा ना गेंद ऐसा लग रहा था कि रुक रही है। जो पहले मैच में जो पिच थी शायद वो थोड़ा सा होल्ड कर रही है गेंद, ऐसा लगा, मतलब बहुत ही स्लाइटली वेरिएशन भी इसमें ना आप देखेंगे। जो निखिल सर बात कह रहे थे कि जहीर खान जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, हमने देखा है जब वो खुद खेलते थे तो बॉलिंग कैप्टन थे इंडिया के। MSD विकेट के पीछे खड़े होते थे और जहीर खान गेंदबाजों के साथ चर्चा करते थे, फील्ड लगाते थे, कैसे आउट करना है, वो प्लान, वो ट्रैप बनाते थे। तो निश्चित तौर पर होमवर्क उनका था। लेकिन मैंने थोड़ा देखा मैच को तो मुझे लगा कि शार्दुल ठाकुर की आप बात करें चाहे बाकी गेंदबाजों की भी, कभी भी वो प्रेडिक्टेबल नहीं हुई। लगातार 2 गेंदें आप देखें ना, एक जैसी गेंदबाजी उन्होंने नहीं की कि अगर स्लोअर डालना है तो अगली गेंद भी स्लोअर होगी। बीच में वेरिएशन, मतलब फुलर लेंथ डिलीवरी भी डाले, हार्ड लेंथ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो बहुत शानदार प्लान के साथ आए और उसको एग्जीक्यूट करके ले गए। बिल्कुल केशव, इस बात से मैं फुल्ली अग्री करता हूँ कि जो प्लानिंग रही है, मास्टर प्लानर तो खैर पीछे बैठे हैं जहीर खान, और जिस तरीके से गेंदबाजी की, जितने कंट्रोल के साथ, जितना वेरिएशन के साथ बॉलिंग की लखनऊ ने, फुल क्रेडिट टू देम। बट मैं सेकेंड इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ कि सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा सा गेंद गिली भी हुई ड्यू के चलते, और उससे हुआ क्या कि गेंद जो है ना अच्छे ढंग से बैट पे आने स्ट्रोक प्लेइंग आसान हो गया। वो स्ट्रोक प्ले शायद पहले हाफ में इतना बेहतर नहीं था, लेकिन सेकेंड हाफ में ये स्ट्रोक प्ले बहुत आसान हुआ। और बहुत अच्छा फैसला था ये ऋषभ पंत का, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का। और अगर बैट पर बॉल इतनी आसानी से आ रही हो तो फिर निकोलस पूरन हो के मिचेल मार्श हो, ये आपको बख्शेंगे नहीं। बट दुनिया बात कर रही है मिचेल मार्श और निकोलस पूरन की केशव। मैं बात करूंगा एडन मार्क्रम की, मैं बात करूंगा ऋषभ पंत की, मैं बात करूंगा आयुष बडोनी की। ये बल्लेबाज मुझे लगता है कि चिंता का सबब बने हैं पहले 2 मुकाबलों में लखनऊ। ठीक है, देखें अगर ये दोनों बल्लेबाज अगर ना चले किसी दिन, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन, फिर सड्डी लग रही है, क्या होगा आपका? नीचे डेविड मिलर हैं, लेकिन मिलर भी अपने फुल स्विंग में नहीं अभी तक नजर नहीं आए हैं। उम्र भी थोड़ी सी अब तो हो गई। हाँ, बट स्टिल आई वुड से कि आपका जो टॉप ऑर्डर है, नंबर 1-2 पर मार्क्रम और मार्श आते हैं, 3 पर पूरन आते हैं, 4 पर आते हैं आपके कप्तान साहब पंत, 5 पे आते हैं बडोनी, 6 पे आते हैं मिलर। लेकिन अगर इन दोनों बल्लेबाजों की फॉर्म को किनारे किया जाए, अगर ये दोनों खुदा न खास्ता किसी दिन नहीं चले, और मिचेल मार्श का तो आप देखें एक लंबे अरसे के बाद, मुझे याद नहीं आता कब बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज उनकी आई। बिल्कुल, और दिल्ली में थे तो क्या खोए से रहते थे, कंसिस्टेंसी। लगता है टुंडे कबाब जो है उनको अच्छे से खिलाए गए हैं लखनऊ में। अच्छी मेहमान नवाजी हुई है, बिल्कुल, है ना। तो मुझे चिंता बस इस बात की है। अच्छा, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि रन्स नहीं आए हैं इन बल्लेबाजों के, चाहे एडन मार्क्रम, ऋषभ पंत, बडोनी, ये सब बल्लेबाज, रन नहीं आए इसकी चिंता नहीं है। द वे दे आर प्लेइंग, जिस तरीके से खेल रहे हैं, मुझे इसकी चिंता है। फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे तो हैरानी एडन मार्क्रम की खरीदारी पर ही हो गई थी कि यार एक खिलाड़ी जो विदेशी खिलाड़ी है और आपका 129-30 की स्ट्राइक रेट है उनकी IPL में, बता दूं आपको, वो खिलाड़ी बिक जाता है हर बार। ओपनर है
और 130 भी स्ट्राइक रेट नहीं है, आप चेक करिएगा 129 पॉइंट समथिंग है। तो वो खिलाड़ी आपके लिए क्या करके देगा आपको? ठीक है, मैं मानता हूं कि वो एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं एक, लेकिन कहाँ उनसे बॉलिंग कराई कहाँ जाती है? तो वही बात है कि मुझे चिंता बस इस बात की है कि जिस दिन मिलर और मार्श ना चले उस दिन क्या होगा लखनऊ की टीम का। सीधी बात यह है, क्योंकि ऋषभ पंत भी बहुत अच्छे टच में नजर नहीं आ रहे हैं, सॉरी टू से, बट अच्छे टच में वो नहीं नजर आए। मैं माकरम को देख करके सोच रहा था मैं खामखा क्विंटन डिकॉक के पीछे पड़ा था। आपके लिए ये है सही टारगेट। आपने टारगेट बदलिए केशव भाई। बदलेंगे वक्त के साथ टारगेट भी बदलेगा। गोल पोस्ट जैसे चेंज किए जाते हैं वैसे अपन टारगेट भी चेंज करेंगे। आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ और निश्चित तौर पर लखनऊ को जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। जहीर खान ठीक है, गेंदबाजी को तो पूरा एकदम कॉम्पैक्ट उन्होंने बना दिया। गेंदबाजी चिंता जितनी थी उतनी नहीं नजर आ रही। देखें अभी जिस तरीके से प्रिंस यादव जिक्र कर रहे थे निखिल सर, क्या कमाल। मेरे हिसाब से ना जो टर्निंग पॉइंट असल में मैच का था वो ट्रेविस हेड का वो विकेट, क्या परफेक्ट यॉर्कर, शानदार गेंदबाजी वो थी। और प्रिंस यादव अच्छे लग रहे हैं देख करके, मतलब एक तेज गेंदबाज को जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसी उनकी कदकाठी, डीलडोर है ना, एक्शन और सब परफेक्ट है। बिल्कुल स्लिंगी जो है, एकदम गठीला बदन, वायरी फ्रेम है और एकदम गठे हुए से नजर आते हैं, सॉर्ट ऑफ उमेश यादव है ना। उन्होंने एक बहुत बड़ी कमी महसूस नहीं होने दी है। उनके जो मेन गेंदबाज जो इंजर्ड हैं, मोहसिन खान, मयंक यादव और आकाशदीप, इन तीनों की कमी महसूस नहीं होने दी है इन्होंने। और एक तरह से आप मतलब जैसे चेन्नई में सिमरजीत सिंह हुआ करते थे, अभी हैदराबाद में है, कल का मुकाबला खेल भी रहे थे, सिमरजीत भी चुपचाप अपना काम करके निकल जाते थे, है ना। वैसा ही कुछ जो है मुझे लगता है कि प्रिंस यादव कर रहे हैं। अब अच्छी बात मुझे क्या लग रही है इस गेंदबाज की, इज अ क्विक लर्नर आई थिंक। जिस तरीके से गेंद लेकर के वो दौड़ते हैं जहीर खान की तरह, छुपा करके एक हाथ से गेंद लेकर दौड़ते हैं, फिर अंतिम समय पे पकड़ते हैं। और वेरिएशन, यॉर्कर अभी सटीक है। शॉर्ट बॉल की बात की निखिल सर ने, बट मैं यॉर्कर से इंप्रेस ज्यादा हूं। बिल्कुल, ही एट विल यॉर्कर मार रहे भाई। 6 में से 5 गेंदें आपकी यॉर्कर आ रही हैं, दैट मीन्स कि यू हैव सम कंट्रोल। बिल्कुल। और T20 में यॉर्कर मारने से बॉलर्स डरते हैं कि कहीं अगर थोड़ा भी 19-20 हो गया तो पार्क में जाएगी बॉल। तो इसके बावजूद भी ये दिखता है कि वो यॉर्कर के लिए जा रहे हैं। एक तो अपने स्किल पर उनको यकीन है कि मैं बढ़िया यॉर्कर मार लूंगा, दूसरा जिगर बड़ा है, बड़ा दिल है कि यार ठीक है, नहीं गिरी कोई बात नहीं, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जी, छक्का ही तो मारेंगे। तो वही चीज है, प्रिंस यादव ने बहुत इंप्रेस किया है। कल रवि बिश्नोई ने भी अच्छी गेंदबाजी की और इट वाज राइट पिक। हम लोग भी बात कर रहे दिग्वेश राठी जो कि टीम में शामिल किए जाएंगे, हम लोग बात भी कर रहे थे, उनको शामिल किया गया, वो भी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। सो आई थिंक जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा ना केशव, लखनऊ के लिए उनकी बॉलिंग वरीइंग फैक्टर नहीं होगा। उनके लिए ये जो 3-4 बल्लेबाज है ना, ये इनकी बल्लेबाजी मुझे लगता है कि ज्यादा परेशान करने वाली है। क्या मतलब मेरे मन में ख्याल आता है कि क्या लखनऊ को माकरम की जगह आयुष बडोनी को ऊपर भेज देना चाहिए ओपन करने के लिए, या माकरम की जगह किसी और खिलाड़ी को टीम में शामिल कर लें? कर सकते हैं आप, बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आयुष बडोनी लास्ट में आते हैं, एक फिनिशर की भूमिका उन्हें दी गई है, लेकिन मेरे ख्याल से वो टॉप ऑर्डर में ना ज़्यादा अच्छा बल्लेबाजी करेंगे। नहीं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ऊपर खेलते भी हैं दिल्ली के लिए आयुष बडोनी, और यहाँ पर नंबर 5-6 पे आना, रन करना, ये वैसी बात हो गई नहीं कि मोहम्मद कैफ को आपने फिनिशर बना दिया, जबकि वो ऊपर के बल्लेबाज थे। जब डोमेस्टिक सर्किट की हम बात करते हैं तो कैफ ऊपर खेलते थे, कहाँ 6-7-8 यहाँ उन्होंने बैटिंग की है यूपी के लिए, वो तो इंडिया के लिए उन्होंने करी 6-7 पे। तो वही चीज़ है। अच्छा, अगर आपको फिनिशर ही बनाना है ना, तो आपको यार आइडेंटिफाई करना होगा कि कितने बड़े स्ट्राइकर हैं ये। नहीं, स्ट्राइकर तो हैं, छक्के लगाते हैं, बट स्ट्राइकर हैं, बट एक जो आपको फील आती है ना, जैसे हार्दिक पांड्या को देख करके, चाहे आशुतोष शर्मा को देख करके, या आशुतोष को देख करके, शशांक को देख करके, जो फील आती है ना, कल जैसे उस बंदे ने, अनिकेत ने मारे, अनिकेत, हाँ यार क्या छक्के मारता है भाई। तो अनिकेत ने जिस तरह से मारे तो आपको फील आया कि यार ये है, चौके नहीं छक्के मारेगा और क्लीन स्ट्राइक करेगा। बडोनी थोड़ा कॉपी बुक की लगते हैं, मतलब फील नहीं देते, वो वाइब नहीं देते। तो इसलिए ये बैड ऑप्शन नहीं है कि मैं आप जो है ओपन करा दें आयुष बडोनी से। यस, बट
निखिल सर ने बात की पैट कमिंस की, है ना, कि पैट कमिंस अपने आप को बचा करके रखे होते, मुझे एटलीस्ट यही लगा कि बचा कर रखे होते। नहीं, मुझे खुद ये चीज़ बहुत बुरी लगी कल हैदराबाद की कैप्टनसी, कि भाई आपने जब देखा कि आकर के बरस पड़े हैं एकदम निकोलस पूरन, तो आपको शुरू में ही अपने सेट प्लान पे चले गए कि हमने जो प्लान ऑटो पायलट मोड में हमने जो प्लेन को रखा है उसी में वो चलते चले गए, और कल जरूरत थी मैनुअल संचालन की, तो वो कर नहीं पाए वो, क्योंकि भाई अगर कोई पीटे जा रहा है तो आप प्लान 1 2 3 पे शिफ्ट करेंगे ना, लेकिन आप तो बिल्कुल वहीं आए गेंदबाजी करने के लिए जहां आप आते हैं, आप हर्षल को वहीं लेकर आए जहां पर उनको लाते हैं। तो ये एक गलती हुई है पैट कमिंस से। आप ट्राई तो कर सकते थे एटलीस्ट, बट आपने ट्राई नहीं किया। बट ओवरऑल देखें आप इसका, शमी है वहाँ पे, पैट कमिंस हैं, सिमरजीत अच्छे बॉलर हैं, हर्षल पटेल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ना हैदराबाद की गेंदबाजी अभी क्लिक नहीं करती नजर आ रही। एक जो जेल करना होता है ना साथ में, गुच्छों में शिकार करना, वैसा नहीं दिख रहा है। वो मारक क्षमता का अभाव दिख रहा है वहाँ। देखिए, जब आप हारते हैं ना तो सवाल उठते हैं, और कैप्टनसी के ऊपर भी सवाल उठे हैं जो कि जायज़ सवाल हैं। तो आपको जब हार मिलती है ना केशव, तो आप तितर बितर लगते हैं। आप कितने भी देखिए, यही लखनऊ है जो जब हार गई तो कई सवाल उठे, बट हमने ये कहा कि लखनऊ पे सवाल मत उठाइए, इस बार ये टीम कुछ कमाल करने वाली है, और टॉप 4 में तो एटलीस्ट ये फिनिश करने जा रही है, अगर आप मतलब अगर इनके जो कुछ लूप होल्स हैं उसको उन्होंने दुरुस्त कर लिया तो। उसी तरह से हैदराबाद की बॉलिंग यूनिट एज ए यूनिट जब आप ऑन पेपर देखते हैं, ऑन पेपर आपको पैट कमिंस, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, सिमरजीत सिंह, एडम जाम्पा, आप क्या एक इससे बेटर बॉलिंग लाइनअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं। तो अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहां है कि ये क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, या मैं इससे भी एक कदम आगे बढ़ करके ये कहूंगा कि कप्तान इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। एक होता है ना कि ये कमरा है, ये हमारा स्टूडियो है, इस स्टूडियो में अगर हम अपने मोजे यहाँ फेंक दें, जूते उधर फेंक दें, शर्ट वहाँ टांग दें, तो ये बहुत तितर बितर लगेगा। लेकिन वही चीज़ें जो जहाँ होनी चाहिए, व्यवस्थित अगर रहेंगे ना, तो यही कमरा जो है, ये स्टूडियो बहुत बड़ा लगने लगेगा, और बड़ा जो भी एंटर करेगा तो कहेगा वाह क्या आकर्षक स्टूडियो है। उसी तरह से मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं कप्तान। अगर उन्होंने अपने रिसोर्सेज का सही ऑर्गेनाइज कर दिया उसको, और सही खांचे पर सबको बैठा दिया, तो आई थिंक ये बहुत ही डेडली बॉलिंग अटैक है। हाँ, बट बॉलिंग में स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा अभी भी मुझे वरिंग फैक्टर नजर आ रहा है, क्योंकि एक ओवरसीज स्पिनर आपका मेन स्पिनर हो रहा है, ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। अभिषेक शर्मा गेंदबाजी कर, ईशान किशन को भी गेंदबाजी दी गई कर लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया। क्या 2 रन बाकी थे, हाँ, और ईशान किशन को नहीं टाइम आउट। अरे भाई साहब, तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? पैसे ना कमाएं? आईपीएल वाले, इंडियन प्रीमियर लीग तो है ही, बट इंडियन पैसा लीग भी है भाई, बिल्कुल पैसे बनाने हैं। लेकिन कई बार बहुत हास्यास्पद हो जाता है कि 2 रन चाहिए, और नाम आपने दिया है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। क्या स्ट्रेटेजी है भाई? अब इसमें कौन क्या स्ट्रेटेजी बनाएगा? आप या तो सिर्फ टाइम आउट बोलिए, या एड ब्रेक बोलिए। अब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट थोड़ा सा अजीब लगता है कि 2 रन आप बचे हुए हैं। स्ट्रेटेजिक ही है, लेकिन स्ट्रेटेजी किसी और चीज की। हाँ, ये आपने गूढ़ बात निकाली है। सही बात, दूरदर्शी हैं आप केशव जी। आज के मुकाबले की तरफ प्रस्थान किया जाए। बिल्कुल चलते हैं, चेन्नई चलते हैं, जहाँ पे थाला, बिल्कुल सादर्न डर्बी जिसको कहा जाता है, बेंगलुरु बनाम चेन्नई का मुकाबला है, और विराट कोहली वर्सेज धोनी, चीकू वर्सेज माही। या चीकू नाम माही का ही दिया हुआ है ना? नहीं, हाँ, अच्छा, हाँ बिल्कुल माही का ही दिया हुआ है, बिल्कुल। बट मुझे लगता है चीकू उनको दिल्ली से ही बुलाते हैं। नहीं, इसकी कहानी ये है ना कि जब विराट कोहली नए आए थे टीम में, और उनका जो हेयर स्टाइल था, इधर से बाल बहुत छोटा करवा के रखते थे, और अक्सर आपको याद होगा तब धोनी उनसे गेंदबाजी भी करवाया करते थे। रॉन्ग फुट करके कुछ एक बोलते थे, रॉन्ग फुट एक नाम उनका था, मैं भूल गया अभी। अच्छा, तो उनके जो कान है ना विराट कोहली के, बाल छोटे होने की वजह थोड़ा ज़्यादा और उभर के ऐसे आते थे। अच्छा, तो धोनी ने वहाँ से खरगोश की तरह लगता है, वहाँ से चीकू नाम दिया, चीकू खरगोश। तो ये धोनी का दिया हुआ नाम है, और धोनी को मतलब मानते भी हैं विराट। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है यार कि धोनी के ही नेतृत्व में इन्होंने अपने आप को मतलब
स्थापित आगे किया, हाँ बिल्कुल। फ्लरिश किया उन्होंने फ्लरिश किया, धोनी के नेतृत्व में, तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं कि ना माने। बट सदर्न डार्बी, चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच मुकाबला चेन्नई के चेपॉक में, क्या बेटर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पिछले मुकाबले से। एमआई और चेन्नई का मुकाबला एक हो चुका है यहाँ, बट आई थिंक एक चीज़ मैं कहूँगा केशव की पिछले मैच की तुलना में थोड़ा बेटर विकेट मैं एक्सपेक्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि पिछले मैच में रन से नहीं बने यार, 155 के करीब आई नहीं, थिंक वो तो- मुंबई ने वो बनाए तो थे। मुंबई ने इतने मुंबई की सारे बॉलिंग विकेट- कोलैप्स हो गई थी। स्पिन गेंदबाजों ने ज़्यादा विकेटें निकाली चेन्नई के लिए। मैं एक्सपेक्ट फिर भी करूँगा कि स्पिनर्स के लिए भी मदद जाहिर सी बात है मिलती है, मिलेगी। हालांकि ये शुरुआती फेज़ है, ये टूर्नामेंट का शुरुआती फेज़ है और शुरुआत में इतना ज़्यादा टर्न नहीं मिलेगा स्पिनर्स को। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे Progress बढ़ेगा ना, करेगा। तब इससे ज़्यादा टर्न मिलेगी। तो आरसीबी जो कि स्पिन के खिलाफ थोड़ी वल्नरेबल साइड है, मैं आपको बता दूं आरसीबी की टीम स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छा नहीं खेलती नजर आई है। कारण विराट कोहली। न सिर्फ विराट कोहली बल्कि और भी बल्लेबाज देखें। एक बल्लेबाज हैं रजत पाटीदार, जो स्पिनर्स के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल। बाकी जितने भी बल्लेबाज हैं इंक्लूडिंग विराट कोहली आई थिंक फंसते हैं और ट्रायो जो स्पिन का ट्रायो है, तिकड़ी है, नूर अहमद एक नया इंक्लूजन है, एक नई वैरायटी लेकर के आते हैं, बिल्कुल। है ना? आपके पास अश्विन और जड्डू की जोड़ी है ही, जरूरत पड़ने पर रचिन रविंद्र, एक और रविंद्र हैं, वो भी गेंदबाजी करेंगे। तो चेन्नई की टीम मजबूत दिख रही है। ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें आरसीबी के अगेंस्ट तो बहुत अच्छा है उनका। मेरे ख्याल से 21 मुकाबले चेन्नई ने जीते हैं आरसीबी के अगेंस्ट। किसी भी टीम के खिलाफ पूरे आईपीएल के हिस्ट्री में चेन्नई ने सबसे ज़्यादा मैचेज आरसीबी के खिलाफ जीते हैं और बताइए। सिर्फ 11 दफ़ा आरसीबी ने चेन्नई को हराया है। और ऊपर से 9-1 आई थिंक है चेन्नई के मैदान पर, मतलब 9 बार सीएसके जीती है और 1 बार सिर्फ आरसीबी जीती है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम पर। तो रिकॉर्ड तो बिल्कुल चेन्नई के फेवर में है, आरसीबी के खिलाफ है। बट जैसा मैंने कहा कि ये शुरुआती फेज है इस टूर्नामेंट का, और शुरुआत में ही अगर आप चेन्नई का मैच खेल लेते हैं ना चेन्नई में, तो ये फायदेमंद है। बाद में जाते और स्पिन होती और ज़्यादा फंसते आप। बिल्कुल। तो ये आरसीबी के लिए अच्छा मौका है कि भाई अभी पिच वैसी नहीं हुई है जैसा ये बाद में हो जाएगी, तो आप जाइए और जीतने की कोशिश कीजिए। और जीतने के लिए उनको क्या करना होगा, स्पिनर्स अच्छे खेलने होंगे भाई साहब। बिल्कुल। देखिए जो स्पिन ट्रायो आपने जिसका जिक्र किया, क्वालिटी बॉलिंग अटैक है यार। दिनेश कार्तिक हैं वहाँ पे, बढ़िया, मतलब स्पिनर्स को स्लॉग करते थे वो। कुछ इनपुट्स आई थिंक देंगे वो, मतलब विराट कोहली को क्या ही देंगे, बाकी खिलाड़ियों को, चाहे वो देवदत्त पडिक्कल हों या बाकी जो भी बल्लेबाज आएंगे वहाँ पे। फिल सॉल्ट को लेकर के मेरा ये है कि फिल सॉल्ट पिछले मुकाबले में चूंकि उनका ईडन गार्डन्स के साथ एक लव अफेयर भी है, और ईडन गार्डन्स पे गेंद जो है बहुत नाइसली आती है बल्ले पर, बिल्कुल। और वो पसंद करते हैं ऐसी पिचों पे। लेकिन जहाँ पे गेंदें फंस के आएंगी ना, थोड़ा रुक के आएंगी, वहाँ फिल सॉल्ट के लिए आसान नहीं होता है, वहाँ मुश्किल उनके लिए भी होगा। बिल्कुल। और देखिए इस टीम में ना, मतलब जो आरसीबी की टीम है वो पहला मुकाबला जीत गई है, बहुत अच्छे अंदाज में जीती केकेआर के अगेंस्ट ईडन गार्डन में। बट जब मैं इस टीम को देखता हूँ ना केशव, तो मुझे ऐसा लखनऊ वाली फीलिंग आती है कि कुछ एक बल्लेबाज तो आपके पास ऐसे हैं जो मैच विनर्स हैं, जैसे फिल सॉल्ट हैं, चल गए अपने दिन आपको मैच जिता देंगे। कोहली हैं, मैच जिता देंगे। रजत पाटीदार मैच जिता देंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे खिलाड़ी भी रखे हैं इन्होंने जो फूके हुए कारतूस हैं, जैसे टिम डेविड, फूके हुए कारतूस। मुंबई ने उनको कहा टाटा बाय बाय। लियाम लिविंगस्टन, फूके हुए कारतूस। देवदत्त पडिक्कल, फूके हुए कारतूस। नहीं, अभी तो वो जले ही नहीं, फूके कहाँ? नहीं भाई, फूक चुके हैं वो। जलने से पहले ही कुछ कुछ होता है ना कि नहीं, लेकिन थोड़ी आप सी देखिए ना, देवदत्त पडिक्कल के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस खिलाड़ी को अच्छा इस बार मौके भी ज्यादा मिलेंगे। राजस्थान में होके आए, लखनऊ में होके आए, वहां ज्यादा मौके नहीं मिले देवदत्त पडिक्कल को। राजस्थान में जब थे वहां भी मौके नहीं मिले, बैटिंग ऑर्डर भी सही नहीं मिला वहां, इधर भी नहीं। लेकिन यहाँ उनको बैटिंग ऑर्डर भी सही मिलेगा और मौका भी मिलेगा। बट मुझे पता नहीं क्यों वो वाइब नहीं आ रही, वो फील नहीं आ रही देवदत्त पडिक्कल से, वो भरोसा नहीं जगा, वो भरोसा नहीं जगा। तो 3 खिलाड़ी अगर आपकी टीम में ऐसे हैं जो वल्नरेबल हैं, जो मतलब किसी टीम में कभी थे और वहां भी बहुत अच्छा नहीं करके आए हैं, तो भरोसा नहीं जगाते। हु नोज कि मतलब जैसा मार्श दिल्ली में थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, लखनऊ में आकर के पता नहीं पेट्रोल ही पी लिया उन्होंने। हो सकता है यहाँ पर आकर के कुछ ये लोग भी चेंज हो जाए। सो होने को कुछ भी हो सकता है, बट जो फील आनी चाहिए ना टीम को देख करके, वो फील नहीं आती। स्पिन के खिलाफ
बहुत कमज़ोर ये टीम अभी भी नज़र आ रही है और बहुत ख़तरनाक साबित होंगे जो स्पिन ट्रायो हैं सीएसके के। और इंजरी कंसर्न भी है, आप देखें तो आरसीबी के पास और सीएसके के पास, दोनों के पास जो तेज़ गेंदबाजी के मोर्चे पर सबसे प्रमुख गेंदबाज थे, उधर पथिराना नहीं है, इंजर्ड है। उनकी फिटनेस को लेकर के जो सवाल आए उस पर स्टीफन फ्लेमिंग ने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया, हाँ, है ना। बार बार पूछे जाने पर भी कहा हिज रिकवरिंग ही इज डूइंग बेटर, मतलब ठीक हो रहे हैं। तो अभी पता नहीं कब ठीक होंगे, इसको लेकर के अंदाज़ा नहीं है। भुवनेश्वर कुमार को जिस तरीके से जितना हैवी अमाउंट दे करके चुना आरसीबी ने, भुवी भी फिट नहीं है। हालांकि उन्होंने, ऐसा सुनने में आया है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, लेकिन मैच फिटनेस कितना आई एम नॉट श्योर कि कितना आज खेलेंगे नहीं खेलेंगे। हाँ, भुवनेश्वर कुमार को लेकर के भी फिटनेस अपडेट आपने दे ही दिया, बट बेटर होता कि अगर भुवनेश्वर कुमार फिट होते तो और खेलते, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार एक ऐसे गेंदबाज हैं जो हमेशा आप चाहेंगे कि वो आपकी टीम के लिए खेलें, बट अनफॉर्चुनेटली इंजरी है। अब इंजरी के सामने तो क्या ही चलेगा आपका। तो मुझे लगता है कि अब इंतज़ार करना पड़ेगा। बिल्कुल, ज्यूरी और इंजरी हाँ, दोनों के आगे कुछ नहीं चलेगा। कुछ नहीं चलता और इंतज़ार ही करना पड़ता है भाई क्या निर्णय आए। टीम बना लें अपन, फैंटेसी टीम बिल्कुल बनाते हैं जी। चेन्नई से शुरू करें, शुरू करिए। राहुल। देखिए मैं आपको ना हाँ, फैंटेसी टीम दे देता हूँ, आपको मैं टीम दे देता हूँ, टीम बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आप उस पर बताइएगा कि क्या करना है। ठीक है। देखिए मैं विकेट कीपर से शुरू करता हूँ। मैंने जो टीम बनाई है फैंटेसी टीम, आप लोग भी टीम बना के देखिएगा, कल बताइएगा कि आपने कितने जीते या नहीं जीते। विकेट कीपर जो है मेरे फिल सॉल्ट हैं। ओके। अग्री? धोनी को मैंने नहीं रखा क्योंकि बल्लेबाजी करने आते नहीं है और फिल सॉल्ट ओपनिंग करते हैं। अब बैटर्स की बात करूं तो मैंने ऋतुराज गायकवाड़ को रखा है, ओके, सचिन रविंद्र को रखा है, ठीक है, विराट कोहली और रजत पाटीदार हैं। गुड चॉइसेस। और कप्तान मैंने सचिन रविंद्र को बनाया है। ठीक है जी। ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा हैं, रवि अश्विन और कुणाल पांड्या। वाह। और वाइस कैप्टन मेरे रविंद्र जडेजा हैं। अच्छा। बॉलर्स में मैंने खलील अहमद, नूर अहमद, जॉश हेजलवुड रखा है। तो बताइए आप। नहीं, मैं सहमत हूँ, इसमें कोई सुधार 6 खिलाड़ी जो है सीएसके के, 5 खिलाड़ी आरसीबी के। ये हमारी फैंटेसी टीम है साथियों, आप लोग भी ये टीम बनाइए। फिल सॉल्ट विकेट कीपर, ऋतुराज गायकवाड़, सचिन रविंद्र, विराट कोहली और रजत पाटीदार, ये आपके बल्लेबाज हो गए। कप्तान सचिन रविंद्र को बनाइएगा क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों का ऑप्शन वो देते हैं। ऑलराउंडर्स में जडेजा, अगेन बैटिंग बॉलिंग दोनों ऑप्शन देते हैं जडेजा, तो वो वाइस कैप्टन हो गए। इसके अलावा रवि अश्विन और कुणाल पांड्या, ये 2 ऑलराउंडर्स और हैं। बॉलर्स में खलील अहमद, नूर अहमद और जॉश हेजलवुड। मैं थोड़ा सा खलील की जगह पे ना, मैं चाहूंगा कि रसिक डार को आप रखें। चलिए जी, ये मेरा सुझाव है। हाँ, ये केशव भाई का सुझाव है। बाकी मेरी टीम में खलील अहमद जो है वो आ रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग अपनी टीम में किसको रखना चाहते हैं। लेकिन ये फैंटेसी टीम है और बड़ी दमदार टीम। आपको कैसी लगी मेरी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। चलिए जी, प्रेडिक्शन हो जाए फटाफट। डिफिकल्ट है बट कंसिडरिंग कि स्पिन बॉलिंग आज प्ले में रहेगी, चोक करेंगे एक बार हाँ, फिर से। तो स्पिन बॉलिंग, और पिछले मैच में भी जो हमने चेन्नई में मुकाबला देखा उसमें आई थिंक 14 या 16 ओवर स्पिनर्स ने डाले दोनों इनिंग्स में। ज्यादातर गेंदबाजी बल्क में स्पिनर्स ने करी, 20-20 में से। सो आज भी वही देखने को मिलेगा। और स्पिन कंपैरिजन जब आप करते हैं तो सीएसके थोड़ा एक स्टेप आगे नजर आती है। अच्छा, जो परेशानी आरसीबी की बैटिंग में है ना, वही परेशानी थोड़ी बहुत चेन्नई में भी है। उनके भी कुछ बल्लेबाज हैं जो थोड़ा सा, राहुल त्रिपाठी, हाँ, चले नहीं है, लेकिन मैं इतना चिंतित नहीं हूं। राहुल त्रिपाठी अपने दिन आकर के अकेले मैच जिता देंगे। सचिन रविंद्र सदाबहार, ऋतुराज गायकवाड़ सदाबहार, है ना, तो इतनी चिंता मुझे नहीं है उनके बैटिंग की। शिवम दुबे का रिकॉर्ड आरसीबी के अगेंस्ट बहुत अच्छा, शानदार, 95 हाईएस्ट, बिल्कुल 160-65 की स्ट्राइक रेट है भाई साहब। तो शिवम दुबे इज गोइंग टू बी अ की फैक्टर। सो आई थिंक इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आज का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगी। मेरा थोड़ा सा एक, मैं उसमें एस्टेरिस्क मार्क घुसाऊंगा और बताऊंगा कि अगर रजत पाटीदार को खामोश रखा तो
वरना रजत पाटीदार नहीं, अब एक मुझे X तो आप factor हैं। हमेशा कहते हैं ना कि क्लियर कट इफ बट नहीं जोड़ने के लिए। नहीं उस तो हिसाब मैं- से तो मैं भी फेवरेट्स तो सीएसके ही हैं। तो मैंने कोई इफ बट नहीं जोड़ा और मैंने बताया भी कि क्यों चेन्नई फेवरेट है आज के मुकाबले में। सो चेन्नई के ऊपर सुपर किंग्स जो है मोस्ट लाइकली जो है वो आज के मुकाबले में जीत दर्ज करेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने टीम बना ली है और चर्चा कर ली है, एक प्रीव्यू छोटा सा कर दिया है आज के मुकाबले को लेकर के। आपके क्या विचार हैं वो बताइएगा। और वीकेंड पे फिर 3 मुकाबले बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं इकबाल, बिल्कुल। तो उसका भी आनंद लीजिएगा। और मंडे को हम मिलेंगे, इन मुकाबलों पे बात होगी, इस मैच में क्या निकल करके आया, कौन खिलाड़ी उभर कर आया, कौन सा सितारा एक बार फिर से जगमगाया, तो इन सब पे अपन डिटेल में बात करेंगे। मंडे को अब सीधा मुलाकात होगी। आप लोग देखते रहिए बल्ला बोल और कमेंट ज़रूर करिए आप हमारी टीम से कितना इत्तेफाक रखते हैं। कोई एंगल हो, कोई पहलू हो जो हमसे छूट गया हो, वो भी आप हमें बता सकते हैं। अगर सिर्फ ऑडियो में आप हमें सुन रहे हैं तो radio@aajtak.com ये हमारी मेल आईडी है, वहाँ आप अपने मेल भेज सकते हैं। बाकी यूट्यूब कमेंट्स हम पढ़ ही रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज तक रेडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। नमस्कार।